आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। इस क्लास में आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है भाई। क्वेश्चन ठीक है, 1 से लेके 1600 तक के मैंने आपको क्लासें भी प्रोवाइड करवाई है और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया है भाई। और इसके साथ साथ मैंने आपको प्लेलिस्ट भी बना कर दे दी है। ठीक है, सभी क्लासों की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका पेपर जल्दी ही होने वाला है। तो भाई आप पेपर की अच्छी प्रकार से तैयारी रखें और मैं तो आपको क्लास प्रोवाइड करवाते ही रहूँगी पेपर तक। और जब हमारे 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो भाई हम अपना मॉक टेस्ट चला लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सावित्री किस नाटक की नायिका है? जो सावित्री है ये पूछा गया कौन से नाटक की नायिका है? लहरों के राजहंस, चंद्रगुप्त, कर्फ्यू या आधे अधूरे? तो भाई जो आधे अधूरे हैं, ठीक है, इसकी नायिका है सावित्री। और आधे अधूरे भी मोहन राकेश का काफी महत्वपूर्ण नाटक रहेगा। ठीक है, किसका है? मोहन राकेश का काफी महत्वपूर्ण नाटक है। और आधे अधूरे जो नाटक है ये हिंदी में, ठीक है, एक अलग ही ढंग का प्रयोग हुआ था भाई। और इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो ये नाटक, ठीक है, इस नाटक को हिंदी में मील का पत्थर कहा जाता है और पूर्णता की तलाश का ये नाटक है भाई। अगला क्वेश्चन है, इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय है? तो किस प्रकार के अव्यय है भाई ये? स्थिति, काल, स्थान या दिशा? तो ये दिशावाचक अव्यय रहेंगे। इसको कहते हैं जिसके ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छाटिए। तो शुद्ध शब्द हमें बताना है कौन सा है? शुद्धिकरण, विसन, सुषुप्ति या विभीषिका? तो ये सुषुप्ति जो है ये क्या है? शुद्ध शब्द रहेगा। ठीक है, और भाई शुद्धिकरण का शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्धिकरण, विभीषिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? तो बालकृष्ण भट्ट हमें बताना है कौन सी पत्रिका के संपादक थे? हिंदी प्रदीप, राष्ट्रीय प्रदीप, भाषा प्रदीप या प्रेम प्रदीप? तो हिंदी प्रदीप के ये संपादक थे भाई बालकृष्ण भट्ट। और ये हिंदी प्रदीप जो है ये मासिक पत्रिका थी। कैसी थी? मासिक पत्रिका थी। ठीक है, और 7 सितंबर 1870 ईस्वी को ये प्रकाशित हुई थी भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो हिंदी प्रदीप है ये गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला गया पत्र था। ये कोटेशन काफी बार पूछी गई है और पेपर में आ भी सकती है भाई। जो हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप, ठीक है, गद्य साहित्य का, क्या भाई? गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला गया पत्र या पत्रिका थी। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है हिंदी प्रदीप पत्रिका के विषय में। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य, अल्पप्राण, सघोष और अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो भाई कौन सा रहेगा? जो मूर्धन्य भी है, अल्पप्राण भी है, सघोष भी है और अनुनासिक भी है। तो न, अण, इया या ड? तो जो न है ये क्या है? ये मूर्धन्य भी है, अल्पप्राण भी, सघोष भी है और अनुनासिक भी है। ठीक है, मैंने भी आपको उच्चारण की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ आप चैनल को विजिट जरूर से ज़रूर करें। और मैंने ये जो है भी, ठीक है, ये सभी मूर्धन्य, अल्पप्राण, सघोष, अनुनासिक, ये सभी मैंने जो शॉर्ट वीडियो है उसमें भी करवाए हैं। तो प्लीज़ आप शॉर्ट वीडियो को भी जरूर से ज़रूर देखें भी।
ठीक है, तो भाई देख लेते हैं कंठ कौन कौन से होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, ए आ, कै वर्ग हमारा कंप्लीट, कै वर्ग भी यानी कै ख ग घ या, ठीक है और विसर्ग, ये सभी कंठ के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तालव्य के अंतर्गत कौन सा आता है, ईशु यशना में तालव्य, तो ये छोटी बड़ी च वर्ग हमारा कंप्लीट और य और श, ये हमारे तालव्य के अंतर्गत आएंगे। मूर्धन्य के अंतर्गत कौन सा आएगा, रीटु नशाना में मूर्धन्य, तो री, ट वर्ग हमारा कंप्लीट और र और श। ठीक है, दंत के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, त वर्ग हमारा कंप्लीट और लैस है यानी तुलस। ठीक है, ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो उ, छोटा उ बड़ा उ और पै वर्ग हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारे वर्ण हो गए, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं, भोजपुरी किस भाषा की बोली है, जो भोजपुरी है किस भाषा की बोली है, डोगरी, बिहारी, गुजराती या डिंगल, तो भोजपुरी भाई बिहारी भाषा की बोली रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद, अर्थ के आधार पर भाई जो संयुक्त क्रिया है इसके कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 11 होते हैं, 9 होते हैं, 12 होते हैं, 10 होते हैं। तो अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, इनके नाम बता देती हूँ, आरंभ बोधक क्रिया, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, ठीक है, नित्या बोधक, नित्या के बाद आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक और शक्ति के बाद पुनरुक्त बोधक भाई, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। तो ये 11 होती है संयुक्त क्रिया, ये मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। वाहवाई, निकट, कठोरता या अपनापन, जो निकट है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो मैं आपको परिभाषा हमेशा ही करवाती हूँ। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु की गुण या धर्म या दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, समझ, चाल आदि। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन सी मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा पूछी है, तो लहंदा, गुजराती, मराठी या असमिया, तो जो असमिया है ये मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है भाई। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से विकसित और कौन कौन सी भाषा है, तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाई, ये मागधी अपभ्रंश से है। और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी हो गई, राजस्थानी और गुजराती। आगे है जो महाराष्ट्री अपभ्रंश है, इससे मराठी हो गई, पेशाची से लहंदा और पंजाबी भी आ जाएगी भी, और बराचड़ से सिंधी और खस अपभ्रंश से पहाड़ी बोली। ठीक है, पहाड़ी
भाषा आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनसे बोलियां निकलती है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत किस भाषा ने ली है? ठीक है, संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत किस भाषा ने ली है? तो हिंदी ने, उड़िया ने, गुजराती ने या मराठी ने? तो हिंदी भाषा ने संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत ली है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे वे उसको? संबंध कारक नहीं, संप्रदान नहीं, अपादान या करण? तो उसको अपादान कारक कहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पंक्तियां काफी बार पेपर में पूछी भी गई है। आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनी लिए काली हमारी बार। तो इसमें अलंकार पूछा है, कौन सा है? पहले मैं आपको ये बताती हूँ पंक्तियां किसकी है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। तो ये कबीरदास जी की पंक्तियां रहेंगी। ठीक है, अब अलंकार इसमें बताना है। तो दृष्टांत, संदेह, सलेस या अनियोक्ति। तो अनियोक्ति अलंकार इसमें रहेगा। डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द छाटिए। हमें तत्सम शब्द बताने कौन से हैं? तो अभिव्यक्ति, झंझट, ढीलिया या उलझन। तो तत्सम शब्द इसमें अभिव्यक्ति रहेगा भाई। ठीक है, और तत्सम शब्द की परिभाषा में पहले भी आपको काफी बार बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ। ठीक है, किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी इसकी परिभाषा रहेगी, जो संस्कृत से जो के तो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूँ। ठीक है, जो राम है भाई वो क्या कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूँ। इसमें कौन सा पद तो संख्या है, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है या बहुवचन है, और कर्मकारक आदि पद्यान्वय में हमें बताना है। तो इसमें कौन सा ऐसा है? राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो जो पुस्तकें हैं ये संख्या में भी आती है, जातिवाचक में भी आती है, स्त्री में भी आती है, बहुवचन में भी, और कर्मकारक के अंतर्गत भी ये आती है। तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाच्य में प्रयोग का भेद नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई इसमें? कर्मणि प्रयोग, कर्तृ, सर्वनामिक या भाव्य प्रयोग। तो जो सर्वनामिक है ये वाच्य में प्रयोग का कोई भेद नहीं है। ठीक है, और ये तीनों ही भेद होते हैं, कर्म, कर्ता और भाव। परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा हम बात का बोध होता है। क्या है? हमें बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता है, कर्म है या भाव, किसकी प्रधानता है, ये हमें बात के अकॉर्डिंग ही पता चलता है। वाक्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पितरण किस प्रकार की संधि है? जो पितरण है इसमें किस प्रकार की संधि रहेगी? तो किस प्रकार की संधि है भाई पितरण में? तो दीर्घ है, यण है, गुण है या वृद्धि है? तो इसमें दीर्घ संधि रहेगी पितरण में भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उर्दू किस भाषा का शब्द है? जो उर्दू है ये किस भाषा का शब्द है? मराठी का, तुर्की का, फारसी का या अरबी का? तो जो उर्दू है ये मूलतः तुर्की भाषा का शब्द रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है उसे क्या कहते हैं? ये कभी ऐसे कौन से व्यंजन है जिसका हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है ये झटके से ऊपर जाती है? तो लुंठित है, पार्श्विक है, स्पर्श है या उत्क्षिप्त है? तो उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसे हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी झटके से ऊपर जाती है भाई। और ढ और ढ ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हेतु हेतुमंद भविष्य का वाक्य। ठीक है, हेतु हेतुमंद भविष्य का वाक्य हमें बताना है। वह आए तो मैं जाऊं, मैं पढ़ूंगा और वह भी पढ़ेगा, रमेश कल आएगा, वह कल घर पर नहीं होगा। तो पहला ही बिल्कुल सही है, वह आए तो मैं जाऊं। तो इसमें क्या है? हेतु हेतु भविष्य का वाक्य ये रहेगा। ठीक है, और हेतु हेतु भविष्य
होता क्या है? तो ठीक है, इस काल की क्रिया से हमें यह प्रकट होता है कि भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे वह आए, अगर वो आएगा तो मैं ही जाऊंगा, अगर वो आएगा तो जाऊंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बात का नाम धातु क्रिया विशेषण बताना, बतियाना, बातूनी या बतलाना। तो बतियाना बात का नाम धातु क्रिया रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप हमें बताना है। संप्रदान कारक का बहुवचन, तुम लोगों को, तुझ में या तुम में। तो भाई तुम लोगों को। ठीक है, इसमें मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप में होगा भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, उत्तम, मध्यम और अन्य, ये 3 भेद होते हैं। और मैंने कई बार आपको पहले भी याद करवाया, मैं उत्तम, तू मध्य और वह अन्य। आज इसकी परिभाषा हम करते हैं। जो उत्तम पुरुष होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होता है? जो बोलने वाला है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मेरी और मुझ में, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सुनने वाला है उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद अन्य, जिसके विषय में हम बात करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें, इसे, उसे आदि भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से दीर्घ स्वर संधि नहीं है। दीर्घ स्वर संधि इनमें से कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। तो दीर्घ भाई, गिरिंदर, महेंद्र, महिंदर या पृथ्वेश। तो जो महेंद्र है इसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है, बल्कि इसमें गुण स्वर संधि है। क्या है? गुण स्वर संधि है। ठीक है, महा प्लस में इंद्र, क्या बनेगा? महेंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है वो हमें बताना है। तो विसर्जन भी है, दातव्य भी है, रज्जु भी है, लेकिन जो प्यास है ये क्या है? ये तत्सम शब्द नहीं है। प्यास का तत्सम क्या होगा? पियासा। ठीक है, परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब एक कविता दे रखी है, इसको पढ़कर हमें इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो देखते हैं। झुरमुट में दुपहिया कुमलाई, खेतों में अनिहारी घिर आई, पश्चिम की सुनहरिया धुंधराई, टीलों पर तालों पर इक्के दुक्के अपने घर पर जाने वालों पर धीरे धीरे उतरी शामें। ठीक है, अब इसका हमें क्वेश्चन आंसर करना। एक छोटी सी कविता थी। ठीक है, दोबारा से पढ़ के बता देती हूँ आपको। एक छोटी सी कविता दे रखी है। ठीक है, इसको पढ़कर क्वेश्चन आंसर करने हैं। झुरमुट में दोपहरिया कुमलाई, खेतों पर अनिहारी घिर आई, पश्चिम की सुनहरिया धुंधराई, टीलों पर तालों पर इक्के दुक्के अपने घर पर जाने वालों पर धीरे धीरे उतरी शामें। तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो क्या होगा भाई इसका शीर्षक? तो क्या होगा? गांव की रात, गांव की शाम, खेतों की रात या शहर की रात। तो क्या होगा? गांव की शाम इसका उपयुक्त शीर्षक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है? तो किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है? तत्सम, खिचड़ी, लोक या विदेशी। तो इसमें लोक शब्दावली का प्रयोग हुआ है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। जैसे दुफेरिया हो गया, कुम्हलाई हो गया और सुनहरिया धुंधराई, ये हमने ऊपर देखा है। अगला क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में किस प्रकार के चित्र का वर्णन है? तो किस प्रकार के चित्र का वर्णन है? शहर का कोलाहल,
गांव के सवेरे, शहर की व्यस्तता या गांव की संध्या। तो गांव की संध्या का इसमें वर्णन है। अब इसमें एक गद्यांश दे रखा, उसको पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो पढ़ते हैं। यूरोप के देशों की जो इतनी उन्नति है तथा अमेरिका, जापान आदि जो इस समय मनुष्य जाति के सिरताज हो रहे हैं। कौन सिरताज हो रहे हैं मनुष्य जाति के? अमेरिका, जापान आदि। ठीक है। इसका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना जानते हैं। हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है, इसका यही कारण है कि वहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल गए हैं। अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण नहीं, तब क्यों कर संभव है, किसमें प्रमुख शक्ति का अवकाश मिले। तो क्वेश्चन देखते हैं, कौन मनुष्य जाति के सिरताज है? तो कौन मनुष्य जाति के सिरताज है भाई? कौन है? अमेरिका, जापान के लोग मनुष्य जाति के सिरताज क्यों है? हमने पीछे देखा, क्योंकि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना और काम करना जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ पाश्चात्य देशों की उन्नति होने की वजह क्या है? तो क्या है भाई? अपने भरोसे पर रहना और काम करने की कला रखना। ठीक है। अपने भरोसे रहना और दूसरों की चिंता करना नहीं। अपने भरोसे के अनुसार काम न करना गलत। अपने पास अधिक धन होने के कारण नहीं भी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अपने भरोसे पर रहना और काम करने की कला रखना। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की उन्नति न होने का कारण क्या है? तो क्या है भाई हिंदुस्तान की उन्नति न होने का कारण? ये लोग अपने भरोसे पर रहना भूल चुके हैं। बिल्कुल सही है। इसी कारण हमारे हिंदुस्तान की उन्नति नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है, हम लोगों में प्रभुत्व शक्ति को अवकाश क्यों नहीं मिलता? तो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम अपना सर्वनाश करते हैं, इसलिए। क्योंकि हमारे देश की उन्नति हो चुकी है। क्योंकि अपने भरोसे रहना हमारा गुण नहीं है। इसी कारण हमें क्या है? प्रभुत्व शक्ति का अवकाश नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये रहा, मनुष्य जाति के सिरताज का तात्पर्य क्या है? तो क्या है भाई मनुष्य जाति के सिरताज का तात्पर्य? समग्र मनुष्य जाति के न्यून देशों में ताज पहनने वाला, जातियों में श्रेष्ठ कहने वाला, या समग्र मनुष्य जाति में विकसित। तो डी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कामायनी, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो या बीसलदेव रासो। तो पृथ्वीराज रासो को भाई हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और ये आदिकालीन रचना है। ठीक है। कुमार रासो भी आदिकालीन है और बीसलदेव रासो भी आदिकालीन है। जो कामायनी है, ठीक है, ये छायावादी रचना है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे और ये महाकाव्य की श्रेणी में भी आता है कामायनी। और इसमें 15 सर्ग है कामायनी में। पृथ्वीराज रासो जो है, इसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई जी हैं और इनको भी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। कुमार रासो जो रचना है, इसके कवि कौन है? दलपति विजय है और बीसलदेव रासो के कौन है? नरपति नाल रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो किसका? काफी महत्वपूर्ण कथन है भी, काफी बार पेपर में पूछा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के 2 कथन काफी महत्वपूर्ण हैं, जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। कौन कौन से? एक तो है साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य समाज का दर्पण है। एक और है, ठीक है, अंतकण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है भाई। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के मैंने आंसर बोल दिया, वैसे ही डैश के इन पदों को भी। तो यह किसके पदों की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है।
ठीक है, तो विद्यापति भी मैंने पहले ही बोल दिया था, तो विद्यापति के संबंध में ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हिंदी साहित्य और उद्भव और विकास, ये तो इनका है और 1952 में ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका इन्हीं की 1940 में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये 1952 में प्रकाशित है और ये तीनों की तीनों रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है, हिंदी साहित्य की आलोचना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। तो इसे देख लेते हैं, देसिन बहना सब जन मिठा, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अब यहाँ पे पूछी गई किस भाषा की काव्य पंक्तियां हैं ये, ठीक है। तो देसिल बहना सब जन मिठा, पहले तो देख लेते हैं किसकी पंक्तियां हैं ये। तो विद्यापति की पंक्ति है, काफी बार पेपर में पूछी गई पंक्ति है, ठीक है। और विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, कौन सी? कीर्तिलता, इसकी ये पंक्तियां रहेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो विद्यापति है इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। कौन कौन सी? कीर्तिलता, कीर्तिपता का पदावली, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये देसिल बहना सब जन मिठा किस भाषा की पंक्ति है? तो सद्दुकड़ी, पुरानी, अपभ्रंश, प्राकृत या देशी भाषा। तो ये देसी भाषा जो है इसकी ये काव्य पंक्तियां रहेंगी, देसिल बहना सब जन मिठा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? ठीक है, कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार तो किसने किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, शिव सिंह सेंगर ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भाई विशेष कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और आचार्य शुक्ल ने जो इतिहास लेखन की विधेयवादी, कौन सी? इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया था इन्होंने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, विधेयवादी पद्धति को अपनाकर इतिहास लेखन किया था। और हिंदी साहित्य के, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, हिंदी साहित्य के 900 वर्षों, ठीक है, हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 खंडों में विभाजित किया था, ठीक है, और उनका नामकरण भी किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? तो क्या नहीं हो सकता? तो विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख या साहित्यकारों की प्रकाशित या प्रकाशित रचनाएं। तो रचनाओं का जो मौलिक उल्लेख है, ठीक है, जो रचनाओं का मौलिक उल्लेख है, ये हिंदी साहित्य लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी जो दे रखा है ये सभी हो सकते हैं भी। अगला क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ या आदिनाथ? तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मच्छेंद्रनाथ को, सॉरी भाई मच्छेंद्रनाथ नहीं, गोरखनाथ को माना जाता है। मच्छेंद्रनाथ तो भाई गोरखनाथ के क्या थे? गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गोरखनाथ ने ही जो हठ योग है इसकी स्थापना की थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव है, किसके? नाथ पंथ के, ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। और नाथ पंथ का प्रवर्तक किसको माना जाता है? मच्छेंद्रनाथ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? काफी महत्वपूर्ण कथन है भी। तो किसका? डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो ये कथन भाई डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का रहेगा, ठीक है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा और काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो इनकी, ठीक है, और 2 भागों में इन्होंने लिखी है और 1965 में इसको प्रकाशित करवाया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, क्या नाम है? राम कुमार वर्मा जी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास,
में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इन्होंने पहला कवि किसको माना है? राम कुमार वर्मा ने। तो किसको माना है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, सरहप्पा को या स्वयंभू को? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ, क्या नाम है इनके इतिहास ग्रंथ का? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। किसको माना है? स्वयंभू को माना है। ठीक है। सरहप्पा को किसने माना है? तो किसने माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है भाई, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने माना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि डैश। तो क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ऐतिहासिक दृष्टि? हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है? नहीं भाई, आगे देखते हैं। युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है? परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है? नहीं। आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो क्या है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार बताना है। ठीक है, नामकरण गलत है वो बताना है। तो रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल या संक्रांति काल? तो भाई ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार ठीक है कौन सा नाम गलत है? रीतिकाल क्या है? गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और कौन कौन से नाम सही है? देखो, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांति काल, ये आपको ध्यान रखना है। ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से बिल्कुल सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, काव्य पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां काफी बार पेपर में पूछी गई है। पंडिल से सत्य बखानी, देही बुद्धि बसंत न जानी, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो किसकी काव्य पंक्ति है भाई ये? तो विद्यापति की, मुंज की, पुष्य की या सहपाद की? तो ये पंक्तियां सहपाद जी की रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हिंदी के प्रथम कवि है, आदिकालीन हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सहपाद जी। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? आला उदल की वीरता का, ठीक है, ये आला उदल जो थे ये सरदार थे, वीर सरदार थे, और इनकी वीरता की लड़ाई का वर्णन कौन से ग्रंथ में है? तो खुमान रासो, परमाल रासो, बिसल देव रासो या पृथ्वीराज रासो? तो भाई जो परमाल रासो है, ठीक है, इसमें आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन है भी। ठीक है, और जो परमाल रासो है ये आला छंद में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, और परमाल रासो आला छंद में लिखा था, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड भी है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आला छंद है इसको वीर छंद भी कहते हैं। ठीक है, वीर छंद भी कहते हैं। और आला जो छंद है इसमें 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए इसको वीर छंद भी कहते हैं। और जो आला खंड है यानी परमाल रासो है, आला खंड यानी परमाल रासो को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश, क्या नाम था उनका? चार्ल्स इलियट, चार्ल्स इलियट इन्होंने प्रकाशित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ में बताना। तो 252 वैष्णव की वार्ता, इस्तवार दलाल इतरोत्तर इंदो ये हिंदुस्तानी, 84 वैष्णव की वार्ता या कविमाला? तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, इस्तवार दलाल इतरोत्तर इंदो ये हिंदुस्तानी। ठीक है, ये भी वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ था। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है, उसके लेखक का क्या नाम था? गारसा दे तासी।
गारसा दे तासिम, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये फ्रेंच विद्वान ही थे और फ्रेंच भाषा में ही इन्होंने ये लिखा था और ये 2 भागों में था। क्या था? 2 भागों में था और इनके दोनों भागों का प्रकाशन 1839 में हुआ पहला तो, और दूसरा का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और द इस्तवाद अला लित्र इंदो हिंदुस्तानी है, इसका हिंदी में अनुवाद भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है। भाई इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया था। ठीक है, और कब किया था? 1952 में किया था। और किस नाम से किया था? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस नाम से इसका प्रकाशन किया गया था भाई 1952 में। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था ये हमें बताना। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य की आलोचना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास मूलतः, ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, किसके द्वारा? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, किसके? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था भाई। ठीक है, और कब हुआ? 1929 ईस्वी में हुआ था। और इसमें इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को, ठीक है, 4 कालखंडों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो अभी मैंने बताया है किस सन में हुआ था, 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था भाई। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। क्या है? सर्वोच्च रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो किसके अनुसार किया जाना चाहिए? तो देख लेते हैं, पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, या स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, या किसी आदर्श का अनुसरण करके। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में 1965 में लिखा था। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? यानी अपभ्रंश के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त थी, ऐसी हमें रचना बतानी है। तो देख लेते हैं कौन सी ऐसी रचना है। राउल वेल में तो राउल वेल तो अपभ्रंश की है, हमीर रासो भी अपभ्रंश की है, ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली भी अपभ्रंश के, लेकिन जो बीसल देव रासो है, ये क्या अपभ्रंश के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रचना मानी जाती है। ये भी ध्यान रखना। और जो बीसल देव रासो है, इसके लेखक कौन है? नरपति नाल रहेंगे। ठीक है, और 1212 ईस्वी में, ठीक है, ये प्रकाशित हुई थी। और ये बीसल देवरासो क्या है? एक श्रृंगारिक रचना मानी जाती है। ठीक है, और बीसल देवरासो में ही हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नानक की रचना नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाई नानक की रचना नहीं है, ये हमें बताना है। ग्रंथ साहिब, आशा दीवार, रही रास, या सिद्धांत पंचमात्रा। तो सिद्धांत पंचमात्रा जो है, ये भी गुरु नानक की रचना नहीं है, और सभी क्या है? गुरु नानक जी की रचना है। और जो गुरु नानक देव है, ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं।
ठीक है, मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दी है, यही है ऊपर वाले। अगला क्वेश्चन है, गीतावली की भाषा क्या है? ठीक है, जो गीतावली है इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है, ब्रज भाषा है, पुरानी हिंदी है या अवधी है? तो जो गीतावली है इनका इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा रहेगी। ठीक है, और गीतावली के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी यानी तुलसीदास जी है। ठीक है, इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है, 6 तो अवधि की है और 6 ब्रज भाषा की रहेंगी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जिसमें राम और मंगल आता है वो तो सभी अवधि भाषा की है और बची हुई सभी ब्रज भाषा की इनकी रचनाएं रहेंगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी है इनका अवधि और ब्रज भाषा पर समान अधिकार था, ये भी ध्यान रखना आपको। और जो रामचरितमानस है ये इनकी अवधि भाषा की रचना है। ठीक है, और ब्रज भाषा कौन कौन सी? गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। ठीक है, और गीतावली मैंने आपको कई बार बताई है, इनकी रचनाएं 12 की 12 और 6 अवधि बताई है और 6 ब्रज भाषा वाली मैंने आपको काफी बार बताई है भी। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जा की अंग अंग बास समानी, यह किसकी काव्य पंक्तियां है? दादू, रैदास, कबीर या नानक? तो भाई ये रैदास जी की पंक्तियां रहेंगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जा की अंग अंग बास समानी। ठीक है, तो निर्गुण काव्य धारा के संत कौन थे? रविदास। इनकी ये पंक्तियां रहेंगी, इनको रविदास भी कहा जाता है। और संत रविदास या रैदास प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के गुरु भी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो रैदास जी है इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का निरूपण किया है? शंकराचार्य ने तो अद्वैतवाद का, द्वैतवाद का, द्वैतावाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का। तो जो अद्वैतवाद है इसका निरूपण किया है शंकराचार्य ने। किसने किया है? शंकराचार्य ने किया है। और द्वैतवाद का किसने किया है? मध्वाचार्य ने किया है भाई, मध्वाचार्य ने। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य ने। द्वैतवाद का निम्बारकाचार्य ने। अगला क्वेश्चन है, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो किस कांड में वर्णित है? लंका कांड में, सुंदर कांड में, अरण्य कांड में या किष्किंधा कांड में? तो भाई सुंदर कांड में वर्णित है भाई सीता त्रिजटा संवाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो सुंदर कांड है इसकी और भी घटनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती है, जैसे लंका दहन सुंदरकांड में हुआ था, राम सेतु का निर्माण भी सुंदरकांड में हुआ था। और जो रामचरितमानस है इसके 7 कांड है। कितने हैं? 7 कांड है इसमें। कौन कौन से? बालकांड, ठीक है, यहाँ पे बालकांड ने लिखा हुआ, बालकांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, ठीक है, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड, फिर क्या है? उत्तरकांड। ये 7 कांड है रामचरितमानस में। अगला क्वेश्चन है, दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो मैं राम नाम का मरम जानता हूँ, मैं राम नाम का मरम कुछ और है, मेरे राम नाम का मरम कुछ और है, दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोक में होता है, दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो भाई मेरे राम नाम का मरम कुछ और है। ठीक है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो इस पंक्ति में कबीरदास ने क्या कहा? भाई मेरे राम नाम का मरम कुछ और ही है भाई, तो ये कहा है। अगला क्वेश्चन है, साधना के 3 अवयव बताए हैं, कर्म, ज्ञान और डैश। तो तीसरा कौन सा है? तंत्र, मन, भक्ति या वाणी। तो साधना के 3 अवयव बताए हैं, कर्म, कांड और भक्ति। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा और इसी के माध्यम से मोक्ष की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलकर
हम क्या है मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी हमारे संत कवि हुए हैं उन्होंने इसी आराधना से, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? तो कबीर की वाणी की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? संसार की अनियतता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, यही नहीं है भाई, पहले ही आ गया है। हृदय की शुद्धि भी है, हिंदू मुसलमानों को फटकार भी इन्होंने लगाई है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था? ठीक है, जिसका नाथ पंथ में अभाव था लेकिन निर्गुण पंथ में वह तत्व शामिल था। तो कौन सा था वो? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग या तांत्रिक विधान। तो भाई ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, इसको भाई कबीरदास ने शामिल किया है। ठीक है, और नाथ पंथ में इसका अभाव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? ठीक है, यानी कबीर के संबंध में गलत कथन है वो हमें बताना है। तो कौन सा? राम रहीम की एकता का उपदेश दिया है, बिल्कुल दिया है भाई कबीरदास ने। उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई है, बिल्कुल सुनाई है। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया है, बिल्कुल लिया है। उनके राम वैष्णव के राम ही थे, ये क्या है? गलत है, ये नहीं थे। उनके राम क्या थे? वैष्णव के राम नहीं थे। अभी ऊपर हमने एक कथन पढ़ा था, ठीक है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम राम का मरम है आना। ठीक है, ये पढ़ा था ना ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? तो जायसी जी की पुस्तक नहीं है, मृगावती, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। तो पद्मावत जायसी की, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, लेकिन जो मृगावती है ये भी जायसी की रचना नहीं है। मृगावती किसकी रचना है? ये किसकी रचना? भी कुतुबन की रचना है। ठीक है, 1501 में प्रकाशित हुई थी। अवधी भाषा और दोहा चौपाई में ये रचित है मृगावती, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सभी जायसी जी की रचनाएं रहेगी। कहरनामा भी है, आखिरी कलाम भी है, मसलनामा भी है, कहनावत भी है, चित्ररेखा भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, यह किसने कहा है? तो किसने कहा है? काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल, कबीरदास या नामवर सिंह। तो ये तुलसीदास जी का कथन रहेगा, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, ये कथन तुलसीदास जी का है भाई। और कहाँ से लिया गया है? तो तुलसीदास जी की रचना है कवितावली, वहां से ये पंक्तियां ली गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो अभी मैंने बताया था 7 कांड है। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। मैंने अभी बताया आपको, पीछे लिखवाया भी है। अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद, बीकानेर, मारवाड़ या जयपुर। तो अहमदाबाद में दादू दयाल का जन्म हुआ था। और दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, और परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। और जो दादू दयाल जी थे, इनकी वाणियों का सर्वप्रथम संपादक इनके ही शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। ठीक है, और उसके बाद जो रज्जब थे, इन्होंने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। ठीक है, अंगवधु के नाम से किसने संपादन किया था? रज्जब ने किया था इनकी वाणियों का। और हरडे वाणी शीर्षक से संपादन किया था संत दास और जगन्नाथ दास ने। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो पद्मावत जो है इसकी रचना शैली क्या है? मुक्ति गीतात्मक शैली है, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सरगबद्ध शैली है, लोक गीतों की शैली है, या फारसी की मसनवी शैली है? तो फारसी की मसनवी शैली रहेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पद्मावत किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी पद्मावत
के रचनाकार रहेंगे। और जो पद्मावत है ये फारसी की मसनवी शैली में है भाई, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्र, गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया? तो ऐसे कौन से आचार्य थे जिन्होंने कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया था? तो मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य? तो वल्लभाचार्य जी। सी आंसर बिल्कुल अपना सही रहेगा। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया था। ये भी आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। सूरदास जो है कृष्ण काव्य धारा के कवि रहेंगे और तुलसीदास राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है ये कथन। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ठीक है, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह भाई? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा और पेपर में काफी बार पूछा गया है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण कथन है भक्ति काल के संबंध में। और ये कथन मैंने आपको किसका बताया? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन बताया है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इनका एक कथन काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कथन बता रही, नोट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आता तो भी इस इतिहास का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो भक्ति आंदोलन है इसको क्या कहा है? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया भक्ति काल को किसने कहा? तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा, ये आपको ध्यान रखना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अभिमत से भक्ति साहित्य भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 4 कथन आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखने हैं, कहीं से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा था? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 3 वर्ष 5 महीने, 5 वर्ष 3 महीने, 7 वर्ष 2 महीने या 2 वर्ष 7 महीने? तो 2 वर्ष 7 महीने। ठीक है, रामचरितमानस की रचना में गोस्वामी तुलसीदास जी को लगे थे और ये रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल की रामनवमी को प्रारंभ हुई और इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे भाई। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है भाई ये भी। प्यू सो केहू संदेशड़ा, हे बोरा हे कागा, सो धनी बिरहे जेरी मुई, जे तेहिक धुआं अहम लागा। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद पूछा गया है? तो चौपाई है, दोहा है, कुंडलिया है, सोरठा है। तो इन पंक्तियों में दोहा छंद रहेगा। ठीक है, दोहा छंद कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद रहेगा। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। और ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, तो ये पेपर में पूछी जाती है। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन रहेंगे? मलिक मोहम्मद जायसी जी रहेंगे। और ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है? तो इनकी रचना है पद्मावत, वहां से ये पंक्ति ली गई है। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, मोही का हसेसी की कोई रही, इसका क्या तात्पर्य है? कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, नहीं मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, नहीं भाई, या भाई मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर? तो ये बिल्कुल सही रहेगा। इस पंक्ति का तात्पर्य है मोही का हसेसी को रही ही। तो इस पंक्ति का तात्पर्य है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर।
ठीक है। और ये भाई मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा कही गई पंक्तियां हैं, काफी बार पूछी भी गई है। ठीक है। और इसके लिए एक जो काफी प्रसिद्ध उक्ति है, काफी बार पूछा भी गया है, कौन से राजा ने क्या किस राजा को देखकर ये मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा था। ठीक है। तो कहा जाता है एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर जो शेरशाह सूरी थे, उन्होंने इनको अपने दरबार में बुलाया। ठीक है। और जब जायसी जी वहां पर गए तो इनके रंग और कुरूप, ये भाई इनका रंग भी क्या था, काला था, और ये कुरूप थे। इनके चेहरे पर चेचक के दाग थे, और उसके साथ साथ ये एक आंख से क्या थे, काने थे। तो उसको देखकर, जायसी जी को देखकर जो शेरशाह सूरी थे वो क्या थे, हंसने लग गए। ठीक है। उस तो भाई उसको देखकर शेरशाह सूरी जी क्या थे, हंसने लग गए। और उस पर जायसी जी ने ये उक्ति कही है, मोही का हसेसी की कोहर री। ठीक है। तो इसलिए ये इन्होंने ये पंक्ति कही थी। तो इसी क्वेश्चन, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है। जो बरवे नायिका भेद है ये किसकी रचना है, कृपाराम की, रहीम की, तुलसी की या केशव की। तो बरवे नायिका भेद रहीम दास जी की रचना रहेगी। ठीक है। और जो बरवे नायिका भेद है ये अवधी भाषा में लिखित है। ठीक है। अवधी भाषा में ये लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। ये भी पूछा गया है कई बार, रीति निरूपक ग्रंथ है प्रथम भाई। ठीक है। प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है, तो बरवे नायिका भेद है भाई। जो बरवे नायिका भेद है इसकी रचना जो संस्कृत के भानुदत्त जी हैं। ठीक है। भानुदत्त की जो रस मंजरी रचना है इनके आधार पर की गई है। भानुदत्त जी की रस मंजरी रचना है संस्कृत में, और इसके आधार पर बरवे नायिका भेद की रचना की है रहीम दास ने। संस्कृत फारसी तो खेल कौतुकम जातकम। ठीक है। ये रहीम दास जी का ही काफी महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसकी भाषा रहीम दास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में की है। अगला क्वेश्चन है, काव्य निर्णय की रचना किसने की। जो काव्य निर्णय है, ठीक है, इस रचना की लेखक कौन है। तो कौन है भाई, भिखारी दास है, चिंतामणि त्रिपाठी है, केशव दास है, जसवंत सिंह है। तो काव्य निर्णय भिखारी दास जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है। और भिखारी दास की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं और हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। ठीक है। रस सारांश काव्य निर्णय काफी महत्वपूर्ण है, ये तो इनकी रचना मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। श्रृंगार निर्णय, ठीक है। और एक इनकी है छंदार्णव पिंगल। अमरकोश, अमरकोश, और इसको भाई शब्द नाम प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज सतेका, ये भाई भिखारी दास जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। तो कौन है रसिक प्रिया के रचनाकार, परमानंद दास, नंददास, केशवदास, सुंदर कविराय। तो जो भी केशवदास है ये रसिक प्रिया के रचनाकार रहेंगे। और केशवदास की और काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, और इनकी रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाला। ठीक है। ये केशवदास की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और केशवदास को भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत कहा है। पूछा जाता है कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, तो केशवदास को कहा जाता है। किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और जो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी, जो केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। ठीक है। तो रामचंद्रिका को
राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर कहा है भाई। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? तो किस अंश में मिलता है भाई? बाल लीला में, प्रेम लीला में, दान लीला में या भ्रमर गीत में? तो भ्रमर गीत में भी गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरदास के भ्रमर गीत अंश में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सूरदास जी है, इनके द्वारा रचित सूर सागर, इनका उपजीव्य क्या है भ्रमर गीत का? तो क्या है भाई? भागवत पुराण, भागवत महापुराण का दसम स्कंध, दसम स्कंध। ठीक है। और भाई जो भ्रमर गीत है, इस प्रसंग में उद्धव द्वारा गोपियों को योग मार्ग का उपदेश देने का वर्णन हुआ है। और हिंदी साहित्य में जो भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन है, ये सूरदास ने ही किया था, सूरदास ने ही किया था। और भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। जो भ्रमर गीत है, इसको उपालंब काव्य भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले पेपर में पूछा गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? नंददास है, चीत स्वामी है, कृष्णदास है या परमानंद दास है? तो रास पंचाध्यायी के रचनाकार नंददास जी रहेंगे। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। और जो नंददास जी है, ये अष्टचाप के कवियों में इनका स्थान क्या है? ठीक है, इनका स्थान क्या था? काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और नंददास जी जो है, इनके प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल भाई, भंवर गीत, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी। ठीक है। और दसम स्कंद भाषा। ठीक है, ये इनकी रचनाएं रहेंगी। नंददास की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टचाप में शामिल नहीं है? तो अष्टचाप में इनमें से कौन से कवि शामिल नहीं है? मैंने काफी बार अष्टचाप के बारे में आपको बताया। जो अष्टचाप है, इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में विठल नाथ ने की थी। 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिता के शिष्य वल्लभाचार्य के। ठीक है, इनको लेकर इन्होंने अष्टचाप की रचना की थी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? सूरदास जी है, छीत स्वामी, कुंभन दास है, लेकिन नाभादास जो है, ये अष्टचाप के कवियों में शामिल नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं कौन कौन से है। कुंभन दास हो गया, सूरदास हो गए, ठीक है, परमानंद दास, कृष्ण दास। ठीक है, गोविंद स्वामी, चेत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास। ये 8 अष्टचाप के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। ये कथन किसका? काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई। ये कथन किसका है? तो राम कुमार वर्मा का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो भाई प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सामने सबके सामने पढ़ा जा सके, वो गोस्वामी जी का ही ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वीर रस की कविता के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं? बिहारी, केशव, मतीराम या भूषण? जो भूषण जी है, ठीक है, ये वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी। ठीक है, शिवा बावनी, 70 साल दशक, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। और महाराज छत्रसाल ने एक बार जो भूषण जी है इनकी पालकी को कंधा भी लगाया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। क्या कहा है? हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते? भाई कौन ऐसे लेखक है जो आचार्य भी और कवि रूप दोनों में जाने जाते हैं? तो घनानंद, केशव, बिहारी या देव? तो भी जो देव कवि हैं, ठीक है, और जो देव है ये रीतिकालीन रचनाओं में देव कवि को आचार्य और कवि दोनों रूपों में ही जाना जाता है, रीतिकालीन रचनाओं में। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। जो देव कवि है ये हित हरिवंश जी के, ठीक है, अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, और देव की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका। प्रेम चंद्रिका देव की है। ठीक है, रामचंद्रिका केशवदास के, भी ध्यान रखना है। जाति विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया परपंच, देवस्तक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं देव जी की। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या है? जो वल्लभाचार्य है इनका दार्शनिक मत हमें बताना कौन सा है? तो शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत या द्वैताद्वैत? तो वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद। ये आपको ध्यान रखना, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य के, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का दार्शनिक मत है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का दार्शनिक मत रहेगा, अद्वैताद्वैतवाद ये निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति दे रखी है, ठीक है, जो हो मातु मते में है वो, तो जननी जग में या मुख की कहा कालिमा धे हो। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? तो हमें भाषा बताना है इसकी क्या है। पहले तो ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, काफी बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, तो ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्ति तुलसीदास जी की पंक्ति है भाई। ठीक है, और तुलसीदास जी की रचना गीतावली से ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इन पंक्तियों में जो कौशल्या है इनके सामने भरत ने क्या है? आत्मग्लानि की व्यंजना की है। अब हमें इसकी भाषा बताना है। तो अवधि है, पुरानी हिंदी है, ब्रज भाषा है या संस्कृत है? कल मैंने, ठीक है, क्या बताया था तुलसीदास की रचनाओं के विषय में? वे तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। 6 रचनाएं अवधि में है और 6 रचनाएं ब्रज भाषा में। जिसमें राम और मंगल आता है वो तो क्या है? अवधि में है। ठीक है, और बाकी 6 ब्रज में। तो इसमें राम और मंगल कहीं नहीं आया, गीता वाली रचना से ये पंक्तियां है, तो ये ब्रज भाषा में रहेगी। अगला क्वेश्चन है,
रीति काल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? ठीक है, जो रीति काल है इसके संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं भाई, देख लेते हैं। जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रखकर की गई हो, जिसकी आत्मा अलंकार हो, जो गुण विशिष्ट हो, जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे। नहीं भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा रीति काल की रीति काव्य की परिभाषा के विषय में। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है पंक्तियां ये भी। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, किसके दोहों के लिए कहा गया है? देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये कई किसके विषय में कहा गया है? तो रहीम, कबीर, तुलसीदास या बिहारी। तो भाई ये बिहारी के विषय में कहा गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो बिहारी लाल है ये रीति सिद्ध कवि है। ठीक है, कैसे कवि है? रीति सिद्ध कवि है रीति काल के। ठीक है, और इन्होंने 719 दोहों का सतसई नामक एक ग्रंथ लिखा था। और जो बिहारी लाल है इनकी भाषा कैसी है भाई? तो इनकी भाषा परिनिष्ठ साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है इनके अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। क्या भाई? डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? तो क्यों रखा था भाई? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, क्योंकि इससे जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि यह प्रेम लक्षण भक्ति है, क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। तो भाई वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा था? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। तो ए आंधी रहेगा। तो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद है? तो भाई नायिका और अलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद है। तो किसमें है? सूरसागर में है, सारावली में है, सूरसागर सारावली है या साहित्य लहरी? तो जो साहित्य लहरी रचना है सूरदास जी की, इसमें अलंकारों और नायिकाओं के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद लिखे गए हैं। ठीक है, क्या है? कूट पद लिखे गए हैं। और इसमें ऐसे 118 दृष्टिकूट पद है। ठीक है, कितने हैं? साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद है। और सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट माना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? तो नीति, राजप्रस्तुति, भक्ति या श्रृंगारिकता? तो श्रृंगारिकता रही है। जो रीतिकालीन काव्य है इसकी मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है रही है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसी आधार पर रीतिकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या रखा था? श्रृंगार काल रखा था भाई। किसने रखा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा था। और रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अगला क्वेश्चन है, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? देखो क्वेश्चन आ गया, तो किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद या मिश्र बंधु? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी ने रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है भी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, रीतिकाल को क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। क्या कहा है? रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा रीतिकाल को? तो अलंकृत काल कहा है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा रीतिकाल को? रीतिकाव्य। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाव्य कहा भाई रीतिकाल को। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। ठीक है, और कमल कुल श्रेष्ठ ने क्या कहा है? अंधकार कहा है रीतिकाल को, कमल कुल श्रेष्ठ ने। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई
कहकर श्री कृष्ण की भक्ति पति रूप में की है, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकते? तो किसने कहा है? अक महादेवी ने, ठीक है, वीणाबाई ने, अंदाल ने या सहजोबाई ने? दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री है भाई कौन है? तो वो अंदाल है, ठीक है, अंदाल है, ये आपको ध्यान रखना है। कोटेशन काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो भाषा भूषण के रचयिता कौन है? रसलीन है, मतीराम है, जसवंत है या भिखारी दास है? तो भाषा भूषण के रचयिता जसवंत रहेंगे। कौन है? जसवंत है भाई। और जो जसवंत है ये मारवाड़ के प्रतापी नरेश थे। कहाँ के थे? मारवाड़ के थे, ठीक है। और हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य व शिक्षक थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो जसवंत जी हैं इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। भाषा भूषण, ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत प्रबोध और सिद्धांत सार, ये जसवंत सिंह जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का? तो आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। तो जो भक्ति काल है इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किसने माना है? ग्रियर्सन जी ने माना है स्वर्ण युग भक्ति काल को। अगला क्वेश्चन है निज भाषा उनते है सब उनते को मूल, बिनु निज भाषा के मिटत नहीं को सूल। यह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है भाई? किसकी पंक्तियां हैं, किसकी रचना है? काफी बार पेपर में पूछी गई है। तो ये भारतेंदु जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ठीक है। और हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? रीति मुक्त कविता की विशेषता जो नहीं है वो हमें बताना है। तो कौन सी नहीं है भाई? देख लेते हैं। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा विधान था, है। आगे है प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। आगे देखते हैं इनके प्रेम में उदारता है, रीतिबद्ध कवियों जैसी ऐन्द्रिक वासना नहीं है। अगला है इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मा व्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। तो भाई देखो ए भी बिल्कुल सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन जो बी है ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता, ठीक है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, बिल्कुल सही है। रीतिमुक्त कविता में इसमें प्रेम में उदारता रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्म व्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो क्या नहीं है? तो जो बी ऑप्शन है ये हमारा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परीक्षा गुरु किसने लिखा है? ठीक है, जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये पूछा है किसने लिखा है। परीक्षा गुरु क्या है? एक उपन्यास है, पूछा है किसने लिखा है। गोपाल राम गहमरी ने, देवकी नंदन खत्री ने, बाल कृष्ण भट्ट ने या लाला श्रीनिवास दास ने? तो लाला श्रीनिवास दास जी ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा है जो काफी महत्वपूर्ण है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी माना है। ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया है। अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। जो गोपाल राम गहमरी हैं इनकी रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। एक दो रचना ही आपको बताऊंगी। अद्भुत लाश जो पेपर में पूछी जाती है, बेकसूर की फांसी, गोपाल राम गहमरी जी की रचना है ये।
ठीक है। और देवकी नंदन खत्री की कौन सी है? चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी। ये देवकी नंदन खत्री जी की रचना है। बाल कृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है? नूतन ब्रह्मचारी। जो काफी महत्वपूर्ण है वही बताऊंगी। रहस्य कथा, 100 अजान, एक सुजान। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण रचना है, यानी इनके उपन्यास ही ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उपन्यास के विषय में यहाँ पे बात चल रही थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जह नेकु श्यानपन बाक नाही, तह साच चले तजी, आपनों पो झिझके कपटी जो न साके नाही। काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? और ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां है, काफी बार पूछी गई है भाई। अति सुदो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस काव्य पंक्तियां किस छंद में है। देखते हैं, सवैया में है, ठीक है, कुंडलिया है, पद है या चौपाई है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है। पहले तो देखते हैं किसकी पंक्तियां, क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। तो ये पंक्तियां है रस खान की। ठीक है, और सवैया छंद में ये लिखी गई है। और सवैया जो है एक वर्णिक छंद है। क्या है? एक वर्णिक छंद है। और सवैया छंद के प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। और प्रत्येक चरण की किसी एक गण की 7-8 आवृत्ति से बना ये होता है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारतेंदु जी का इनमें से कौन सा नाटक नहीं है वो हमें बताना है। तो कौन सा नहीं है? अंधेर नगरी, नहुस, विशेष्य विस्मोदकम, वेद की हिंसा हिंसा न होती। जो नहुस है ये भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। फिर किसका है? तो इनके ही पिता गिरिधर दास जी का है। भारतेंदु जी के पिता थे गिरिधर दास। ठीक है, गोपाल चंद्र इन्हीं का ये है भी। ठीक है, नाटक। ठीक है, और 1859 ईस्वी में ये हिंदी का पहला नाटक लिखा गया था। ठीक है, नहुस, ये भी ध्यान रखना है। और सभी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे लेखक है जो तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं? तो कार्तिक प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरिया, किशोरी लाल गोस्वामी। तो जो देवकी नंदन खत्री जी ये हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, इनकी जो इनके उपन्यास है मैंने ऊपर ही बताया। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति। ठीक है, ये 24 भागों में है। चंद्रकांता संतति क्या है? 24 भागों में है। ठीक है, फिर इनकी रचना है नरेंद्र मोहिनी, मैंने बताया ऊपर भी। ठीक है, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदान और भूतनाथ। जो देवकी नंदन खत्री जी का भूतनाथ उपन्यास है ये क्या है? अधूरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रहिए लटपट काटी दीन बरु घामिये में सोए, छा न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। यह काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई है? तो किस छंद में लिखी गई है? सवैया है, पद है, कुंडलिया है या छप्पी है? तो ये पंक्तियां जो है कुंडलियां छंद में लिखी गई है। और जो कुंडलियां छंद है ये क्या है? एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। ठीक है, ये ध्यान रखना, विषम मात्रिक संयुक्त छंद है कुंडलिया। ठीक है, जो दो छंदों जैसे दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। ठीक है, किसके? दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। और उसमें 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण होते हैं। और इसके जो शुरू के 2 चरण होते हैं वो दोहा में होते हैं। जो कुंडलिया है इसके शुरू के 2 चरण किस में है? दोहा में है। और अंत के 4 चरण क्या है? रोला छंद में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दोहे का चौथा चरण क्या है? रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो दोहा है इसका शुरू का शब्द रोले के अंत में आता है। ये काफी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताती रहती हूँ ये। अगला क्वेश्चन है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है।
यह किसने लिखा है? तो यह किसने लिखा है काफी महत्वपूर्ण है भाई। तो पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने, बाल कृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, लाला श्रीनिवास दास ने। तो ये लिखा है भाई, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब पूरा। तो बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। किसने लिखा? बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है भाई? देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान दिया है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो कौन सा हिंदी का पहला पत्र, ये आपको बताना। तो बॉम्बे समाचार, बंगदूत, प्रजामित्र या उतंत मार्तंड। तो भाई डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो उतंत मार्तंड है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है और ये एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, और कलकत्ता से ये निकलता था। ठीक है, और इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में हुआ था और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है। तो भाई आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।